लगे हुए थे। प्रशासन के सभी लोग, सभी पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का सहृदय धन्यवाद करते हैं कि एक शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है और एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में गया है। जो दूसरे चरण का चुनाव था शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, पहले चरण का चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ था, तो उसके नतीजे भी आ गए थे और कल यानी 30 दिसंबर को अभी संपन्न हुए द्वितीय चरण के जो मतदान है उनके भी नतीजे आ जाएंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार ने चुनाव संपन्न कराकर भाजपा ने जो अभी तक कंफ्यूजन फैलाने का कुत्सित प्रयास किया था उसको कहीं ना कहीं देखा होगा कि ये लोग तब से कंफ्यूजन फैला रहे थे कि चुनाव नहीं होंगे, जो भी प्रत्याशी हैं वो फिजूल में अपना पैसा खर्च ना करें। लेकिन चुनाव जब हो चुके हैं, नतीजे भी आने वाले हैं, तो इनके मुंह पर राजनीतिक रूप से एक कड़ा तमाचा पड़ा है। झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, ये सब इनकी नीयत में शामिल हो चुका है। और जो भी समस्याएं आज तक हुई हैं, आप सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल टेस्ट को लेकर के या डेडिकेटेड कमीशन बनाने की बात की थी वो मार्च 2021 में की थी, और उसके बाद से लगातार पंचायती राज विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहा है बिहार में, लेकिन इन लोगों की तरफ से उनमें कोई काम नहीं किया गया। मैंने नाम भी मेंशन कर दिया है कि कब से कब तक कौन मंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहे हैं जो काम को लेकर हमेशा विमुख ही रहे, और किस तरह से ये सारी चीजें प्रायोजित की गई हैं भाजपा की तरफ से, वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगस्त सितंबर 2021 में पंचायती राज के चुनाव हुए थे, जबकि डेडिकेटेड कमीशन का जो मामला था वो 4 मार्च 2021 को ही आया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सभी चुप थे उस वक्त इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं हमारे सहयोगी के रूप में थे। जैसे ही विपक्ष में गए हैं तो अपनी भाषा इन लोगों ने बदल ली है, अपने दोहरे चरित्र को उजागर किया। अब हम दूसरे पहलू की बात कर लें कि भाजपा शासित प्रदेशों में निकाय चुनाव की क्या स्थिति रही। आप लोगों ने इस न्यूज को कवर किया है कि किस तरह से इलाहाबाद के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि बगैर ओबीसी आरक्षण के वहां पर निकाय चुनाव करा लिए जाए, जबकि आप सबको मालूम है कि बिहार में जो निकाय चुनाव होने थे उसको लेकर किस कदर इन लोगों ने झूठ और अफवाह को फैलाया। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाने का ढोंग कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन मार्च 2021 में ही डेडिकेटेड कमीशन बनाने की बात हुई थी, ट्रिपल टेस्ट की बात हुई थी, तो अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार कहां सो रही? वहां तो भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है ना, वहां तो किसी गठबंधन की बात है नहीं, गठबंधन की बात भी नहीं है, और ये लोग अब तक सोए हुए थे। अब जब कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया है तब ये नींद से जागे हैं। हम तो सवाल पूछना चाहेंगे, सुशील कुमार मोदी जी से इतना एक्टिव रहते हैं, वो हर बात पर सरकार को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, क्या वो योगी सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे? योगी सरकार पर सवाल उठाएंगे? नहीं करेंगे, इन लोगों में हिम्मत ही नहीं। और एक बड़ा उदाहरण गुजरात मॉडल की बात होती है। भाजपा शासित प्रदेश है गुजरात, वहां भी बगैर ट्रिपल टेस्ट के चुनाव कराए गए, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले में कोई सफाई नहीं दी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जुलाई 2022, जी हां, जुलाई 2022, अभी से 6 महीने पहले डेडिकेटेड कमीशन वहां बना। एक तो चुनाव आपने बिना डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट के कराया, और दूसरा कि 6 महीने पहले डेडिकेटेड कमीशन वहां बनता है झावेरी कमीशन के नाम से, और गुजरात के गांधीनगर में आप नगर निगम चुनाव अक्टूबर 2021 में ही करवा लेते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब का है। मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से सुनने के लिए कि ये पॉइंट बहुत वाइटल है। ये पॉइंट इसलिए वाइटल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मार्च 2021 में आया, और आप गांधीनगर में चुनाव कराते हैं अक्टूबर 2021 में, बिना डेडिकेटेड कमीशन के, बिना ट्रिपल टेस्ट के। तब कहां है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मीडिया में इतना उत्साहित होकर बयान देते हैं? इसके अलावा गुजरात में 2021 के दिसंबर में पंचायत के चुनाव भी कराए गए, वहां भी रिपोर्ट नहीं पेश की गई, लेकिन फिर भी इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगा। आप असम की बात करें, आप त्रिपुरा की बात करें, भाजपा का शासन है, लेकिन अभी तक वहां ओबीसी ईबीसी आरक्षण की घोषणा नहीं की गई, जो दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है। मैं आग्रह करूंगा अपने प्रवक्ता साथी से कि वो इस पूरे मसले पर और आपका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद अभिषेक जी। मीडिया साथी, बहुत बहुत धन्यवाद है आप यहाँ आए, और जिस तरह से अभिषेक जी अभी बता रहे थे कि भाजपा शासित राज्यों में जो चुनाव होना है या हो चुका है और जो नहीं हुआ, और हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं,
हमारे पास तथ्य है, जानकारी उस आधार पे बोल रहे हैं। तो बिहार, खासकर सुशील मोदी जी जो भाजपा के नेता बेचारे वो है नहीं है, समझ में उनको नहीं आता है, वो प्रयास करते रहते हैं कि कुछ कर ले, हम अपने आकाओं को खुश कर ले। तो बिहार की जनता को, बोली वाली जनता को बरगला करके वो अपनी राजनीतिक गोटी सेकते रहते हैं। मैं थोड़ा उनसे आग्रह करूंगी कि थोड़ी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को और मजबूत करें। बिहारी नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी चले जाएं, वहां की भी जनता आपको खोज रही है कि शायद आप वहां की जनता की हक के बारे में कुछ बात करेंगे। तो मैं आपको, जहां पे अभिषेक जी ने बताया गुजरात के बारे में, असम के बारे में, त्रिपुरा के बारे में, साथ ही मैं आगे बढ़ते हुए आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2019 और 20 में से ही 321 नगर निगम और 23,073 अन्य स्थानीय निकाय के चुनाव लंबित थे। लेकिन वहां वर्ष 2022 में इस चुनाव को करवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। 2022 की मैं बात कर रही हूं। जब तक सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, 10 मई 2022 ने के अपने फैसले में न्यायालय के त्वरित रूप से यहाँ चुनाव करवाने के निर्देश दिया। मतलब यहाँ चुनाव किसके कारण हो रहा है? वहां के हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया, तब जाके चुनाव हो रहा है। अब मैं 10 मई 2022 के बारे में जो बता रही हूँ, उसमें मध्य प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने उसी रीट पिटीशन के जवाब में मध्य प्रदेश सरकार को बिना डेडिकेटेड कमीशन और ट्रिपल टेस्ट के मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने के लिए रोक दिया। मैं कुछ थोड़ा सा आपको यहाँ बिहार के बारे में बता दूं कि जब यहाँ पे जिस कारण से इन्होंने चुनाव स्थगित कराने की मांग की गई थी, उसके बाद में हमारे नेता ने कमेटी बना करके 1 महीने में रिपोर्ट तैयार करके चुनाव दोबारा करवाया गया। लेकिन वहां एक मजेदार बात मैं आपको बताऊंगी कि मध्य प्रदेश ने 2 दिन के भीतर न्यायालय को डेडिकेटेड कमीशन का रिपोर्ट सौंप दिया। ये समझने वाली बात है। वहां मध्य प्रदेश में 2 दिन में रिपोर्ट सबमिट हो गया, कोई नहीं चिल्लाया। लेकिन बिहार में 41 दिन के बाद रिपोर्ट सबमिट होने के बाद में वो रो रहे थे कि रिपोर्ट कैसे तैयार हो गया, इनके नेता बन गए भाई, इनके नेता को बना दिया गया है। तो मैं उनको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो सरकार ने कमीशन बनाया था, उसका अध्यक्ष अपने ही दल के वर्तमान विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन को बना दिया। क्या सत्ताधारी दल द्वारा इस प्रकार की नियुक्ति संवैधानिक थी? तो ये सवाल सिर्फ हमारे लिए था, मध्य प्रदेश की सरकार के लिए नहीं, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है। अब ये सारे मुद्दों को आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूंगी। जो तीसरा पॉइंट अभिषेक जी ने कहा था कि जातिगत आधारित जनगणना ही आरक्षण संबंधित समस्याओं का हल है। इसमें बहुत गौर करने की चीज है कि जातिगत जनगणना के लिए कई बार आवाज उठाए गए हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इस तरह से काम करने का प्रयास नहीं किया, खासकर भाजपा शासन। और मैं इसमें थोड़ा इतिहास में बता दूं कि आजादी के बाद से ही पिछड़े अति पिछड़े के आरक्षण के सवाल पर बार बार देश के उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप किया गया है, जिसका मुख्य कारण है। अब न्यायालय भी क्या करे जब उसके पास आंकड़ा नहीं है। इस संबंध में न्यायालय ने बार बार यह निर्देशित दिया है कि 1931 में की गई जातिगत जनगणना के आंकड़े काफी पुराने हैं और उन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण नीति तय करना तर्कसंगत नहीं होगा। सर्वोच्च से देश की कार्यपालिका और विधान पालिका द्वारा गठित लगभग सभी पिछड़े आयोग के समाज में अन्य पिछड़े वर्गों के विकास में मूल्यांकन के साथ ही उसकी सूची के वर्गीकरण और उक्त वर्गीकरण के मानकों के निर्धारित करने के दौरान जातिगत आंकड़े का अभाव में हुई प्रशासनिक परेशानियों का जिक्र बार बार किया। इन सभी पिछड़े आयोग द्वारा दिए गए ज्यादातर सुझावों को देश और राज्य की न्यायपालिका और कार्यपालिका ने इस आधार पर निरस्त कर दिया, क्योंकि उनके सुझाव को तार्किक एवं न्यायोचित बनाने के लिए जरूरी जाति का जानकारी और आंकड़े यहाँ जो उपलब्ध नहीं थे, बहुत पुराने थे। लेकिन किसी भी सरकार ने जातिगत जनगणना आरंभ नहीं कराई। लेकिन हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी वो बार बार कह रहे हैं 2014 में जब सरकार बनी कि भाई हमें जातिगत जनगणना करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से बार बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जाता है आरक्षण को लेकर के, अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी, हमें जानकारी मिल जाएगी किस तरह से क्या किस जाति का है हमारा प्रतिशत, हम उस आधार पर आरक्षण देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी ओबीसी की हक की बात नहीं करेगी,
उनको बस राजनीति करनी आती है, उनको लाशों की राजनीति करनी होती है, उनको पिछड़ों की राजनीति करनी होती है, लेकिन हक की बात करने के लिए वो हम सभी के साथ में नहीं होते हैं। लास्ट में मैं बताना चाहूंगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतरी उप वर्गीय जुड़े मुद्दे पर गौर करने के लिए 2017 में गठित जस्टिस रोहिणी आयोग के कार्यकाल को केंद्र सरकार द्वारा लगातार 13 वर्ष बढ़ाने के बावजूद उसकी रिपोर्ट जारी नहीं करना और जाति आधारित जनगणना की मांग को निरस्त कर देना मोदी सरकार के मंसूबों और उंगली उठाने के लिए काफी है। रोहिणी आयोग ने भी यह साफ साफ कह रही है कि बिना जातिगत डाटा के उनके लिए रिपोर्ट लिखना संभव नहीं हो पा रहा है और आयोग राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार के सर्वे करने में सक्षम नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के सवाल पर निरस्त करने देने के बाद बिहार सरकार ने खुद अपने खर्च पे जाति आधारित जनगणना को करवाने का निश्चय किया है। इस वर्ष के शुरुआती में ही यह कार्य शुरू हो गया और अगले 1 वर्ष के अंदर ही इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। मोदी सरकार के पास अभी भी वक्त है कि जाति आधारित जनगणना करवा ले, जातियों को उचित प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी में भी जो यात्रा हो उसके लिए बड़े बड़े विमान खरीदे गए हैं और उस खरीद में लगभग जहां तक मुझे उसमें इतनी राशि खर्च की गई है, उस हिसाब से तो भाई बिहार में कुछ होता ही नहीं है ना। आप देख लीजिए कि ये तस्वीर है, आपने सवाल पूछा तो मैं इस तस्वीर का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं कि वर्ष 2020 में इनके लिए 810 करोड़ का आवंटन हुआ है और ऐसे 2 विमान करीब 8,458 करोड़ रुपए की लागत से आएंगे। ये प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा के लिए। तो प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है विदेश यात्रा, हवाई यात्रा। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाने से पहले बैकग्राउंड जरा चेक करना चाहिए कि नीतीश कुमार जी ने आज तक अपने लिए स्व के लिए कुछ भी अर्जित नहीं किया है, अपने परिवार तक को राजनीति में नहीं बढ़ाया है। अमित शाह जी के जैसा जय शाह जी को प्रमोट नहीं करते हैं, अनुराग ठाकुर जी को प्रमोट नहीं करते हैं, आम युवाओं को, आम कार्यकर्ताओं को प्रमोट करते हैं। तो नीतीश कुमार जी स्व के लिए कुछ नहीं करते हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से जो सरकारी सुविधाएं किसी मुख्यमंत्री को काम करने के लिए मिलनी चाहिए, सिर्फ वही बात है। तो बीजेपी का कहना है कि अगर आप अति पिछड़ा के आरक्षण के लिए इतने संजीदा हैं तो किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते नीतीश कुमार या आपकी पार्टी? नीतीश कुमार जी ने जीतन राम मांझी जी के रूप में महादलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति को बना दिया सीएम, आपने देखा है। और जिस तरह से अति पिछड़ों के लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है, हमें भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अति पिछड़ों के हितैषी होने का वो ढोंग करते हैं और नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों के लिए काम करके दिखाया है, चाहे वो आरक्षण के माध्यम से हो, हमारी पार्टी में टिकट देने के माध्यम से हो, जनप्रतिनिधि बनाने के माध्यम से हो। अरे नीतीश कुमार जी से पहले कौन था जिसने अति पिछड़ों को, दलितों को आवाज दी? आज पंचायती राज व्यवस्था में इतना मुखर होकर वो लोग जीतते हैं, ये किनकी देन है? देश की जनता, बिहार की जनता जानती है, नीतीश कुमार जी की देन है।